सो नाउ वी आर कमिंग टू द सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमने किताब उल हिंद के बारे में डिस्कस किया, अल बेरूनी ने जो लिखी थी, और हमें काफ़ी कुछ पता चला उसके अकाउंट से। ख्वारिज़म में रहता था वो, अफ़गानिस्तान के, है ना। और काफ़ी सारी भाषाएं जानते थे, और उन्होंने इस देश में रहने वाले काफ़ी सारे एक्स लर्नर्स जो हैं, जैसे कि पतंजलि की किताब का ट्रांसलेशन करा था उन्होंने, राइट। उसके बाद उन्होंने सुश्रुत संहिता, चरक संहिता, अष्टांग अध्याय, इन सब के बारे में पढ़ाई करी थी। और उन्होंने यूक्लिड, एक ग्रीक मैथमेटिशियन है, उनकी भी किताब को संस्कृत में कन्वर्ट करवाने में मदद करी थी। तो अल बेरूनी इतने पढ़े लिखे थे अपने टाइम में। और महमूद गजनी जब 1017 में आए थे तो ख्वारिज़म पे टेक ओवर कर लिया था, और उसने फिर अल बेरूनी को अपने साथ रखा, और अल बेरूनी को गजनी शहर इतना पसंद आया कि वो 70 साल तक वहीं रहते हैं। तो अरबी भाषा में सारी किताबें इन्होंने अपनी लिखी हैं। और उसके बाद हमें पता चलता है कि ये सेकुलर बातें नहीं करते थे, ठीक है। ये काफ़ी सारी चीज़ें उसमें उन्होंने क्वेश्चंस के फॉर्म में, रिलीजियस इंटरोगेशंस के फॉर्म में समझाया है। और ट्रैवल लिटरेचर का ये एक बहुत बड़ा पार्ट है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं अपने चैप्टर पे, जहाँ पे इब्न बतूता की रिल्हा किताब के बारे में हम देखेंगे। 2024 के सीआईएसएफ के पेपर में, यूपीएससी के द्वारा होने वाले 2024 के सीआईएसएफ के पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन इस हेडिंग से आया है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर यूपीएससी ने ये क्वेश्चन अगर एक बार पूछा, इसका मतलब ये एक बहुत कॉमन एमसीक्यू है, या बहुत एक्सपेक्टेड एमसीक्यू एरिया है। किताब उल हिंद के बारे में भी यूपीएससी पहले सवाल पूछ चुका है। वीएस एग्जामिनेशंस में किताब उल हिंद किस भाषा में लिखी है ये पूछा गया, किसने लिखी है ये पूछा गया, या अल बेरूनी किस सेंचुरी में आए ये पूछा गया। तो हमने ये भी पढ़ा था कल की क्लास में कि हम लोग जब सेंचुरीज़ देख रहे थे तो उसमें 11th सेंचुरी था, then it was 14th century, then it was 15th century, and then it was 17th century। इस तरीके से हमने यहाँ पे देखा था। और हमने यहाँ पे देखा था कि सबसे पहले कौन आया था, अल बेरूनी आए थे, उसके बाद इब्न बतूता आए थे, अल बेरूनी आए थे, उसके बाद इब्न बतूता आए थे। इब्न बतूता के पास अब्दुल रज़ाक आया था, अब्दुल रज़ाक समरकंद, आपको अगर याद हो तो, ठीक है। और उसके बाद आपने फ्रांसिस बर्नियर के बारे में सुना था। ये जो सवाल है क्रोनोलॉजी का, ये यूपी पीसीएस में पूछा जा चुका है। अरेंज द फॉलोइंग इन व्हाट इज़ द करेक्ट क्रोनोलॉजी। तो एनसीईआरटीज़ का यही सिग्निफिकेंस है। अब देखिए, पास्ट ईयर पेपर्स की एनालिसिस करना उतना ही ज़रूरी है, और अगर एक बार आप पास्ट ईयर पेपर्स के एनालिसिस करे रहते हैं, ये बहुत ज़रूरी है कि आप 20 साल के पेपर को चैप्टर वाइज हो या ईयर वाइज हो, आप कई बार देखें। मैंने कई दफ़ा ये पेपर्स देखे हैं, और मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ से सवाल आए हैं। तो ये चीज़ें आपको करने की ज़रूरत नहीं है, जो चीज़ें उस पॉइंट पॉइंट पे इम्पॉर्टेंट है। अब जैसे एमपीपीएससी के मेंस की बात करें, तो एमपीपीएससी का मेंस जो है उसमें पर्सन स्पेसिफिक, पर्सनालिटी बेस्ड क्वेश्चंस बहुत होते हैं। मेंस में पर्सनालिटी का नाम लिख देगा, सिंपल लिख देगा, अल बेरूनी के ऊपर आप अपना अकाउंट बताइए, और आपको ज़्यादा वर्ड्स में नहीं बताना है, वो 4 लाइन में बताना है। और ऐसे क्वेश्चंस के मार्क्स होते हैं 3-4, इस तरह के शॉर्ट लेंथ वाले जो क्वेश्चंस होते हैं मेंस में। तो वो पर्सनालिटी स्पेसिफिक में अल बेरूनी के बारे में हमने जो भी उसका वर्क पढ़ा, जो भी उसकी अप्रोच पढ़ी, तो वो उसके ऊपर आ जाएगा, उसके ऊपर आप 4 बातें करेंगे। इसीलिए थोड़ा सा हमें सिस्टमैटिक तरीके से चलना होगा, हमारे चैप्टर को आराम से लेते हुए चलना होगा। और यहाँ पे इब्न बतूता के बारे में देखिए क्या वर्ड यूज़ किया है, एन अर्ली ग्लोब ट्रॉटर, यानी कि इब्न बतूता ने जिस तरीके से पूरे विश्व का भ्रमण किया, वो बड़ी देखने वाली बात थी। अल बेरूनी पूरे विश्व का तो भ्रमण करा नहीं, अफगानिस्तान से इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आया और इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ट्रैवल करा होगा, लेकिन अक्रॉस द वर्ल्ड ट्रैवल करने वाले इब्न बतूता थे, राइट। इनकी बुक ऑफ ट्रैवल्स है जिसका नाम है रिला, जो भी अलग वापस देखेंगे आप, अरबी भाषा में लिखी गई है। इसमें सोशल और कल्चरल लाइफ 14th सेंचुरी में इंडिया में जो थी, देखिए 14th सेंचुरी का मतलब क्या होता है दोस्त, कि आप अल बेरूनी के टाइम पे एंशंट में थे, अब आप मिडाइवल इंडिया पे आ चुके हैं। कहाँ पे आ चुके हैं? मिडाइवल इंडिया में।
तो सोशल और कल्चरल लाइफ के बारे में बताया है 14th सेंचुरी में इब्न बतूता की किताब रिला में। ये हो गए हमारे नोट्स। दिस मोरक्कन ट्रैवलर कहाँ से आया था? ये मोरक्को से आया था, ये हम पहले भी देख चुके हैं। Was born in Tangier into one of the most respectable and educated families known for the expertise in Islamic religious law or Sharia. True to tradition of his family, Ibn Battuta received literary and scholastic education when he was quite young. अब देखिए उस टाइम पे जो एजुकेशन का मतलब होता था वो भाषा में निपुणता होता था। उनको तरह तरह की भाषा आएगी तो वो तरह तरह की सभ्यताओं के साथ एसोसिएट कर पाएंगे, तभी लर्नेड कहलाएंगे। आज के टाइम पे जैसे साइंस हो गया है, आज के टाइम पे जैसे मैथ्स हो गया है, हमारे इंडिया में आजकल साइंस और मैथ्स को इंपॉर्टेंस दी जाती है, जो ट्रेडिशनल डेफिनेशन ऑफ एजुकेटेड होता है, राइट। और टू एन एक्सटेंट थोड़ा बहुत अंग्रेज़ी आनी चाहिए और लैंग्वेज का इंपॉर्टेंस है। बट देखिए लैंग्वेज हमारे यहाँ पे अब दो ही लैंग्वेज है, एक वर्नाकुलर और एक इंग्लिश, है ना। इंडिया में भी खुद इतनी 22 भाषाएं बोली जाती हैं, पर कौन ही है, कोई आपने ऐसा इंस्टीट्यूशन सुना है जो आपको लैंग्वेज सिखाता हो? बहुत कम ऐसे हैं। तो कोई तमिल नहीं सीखना चाहता, कोई तेलुगु नहीं सीखना चाहता, तमिल तेलुगु वाले हिंदी नहीं सीखना चाहते, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन जो पहले एग्जिस्ट करता था इंडिया में, जो इंडिया के सब कॉन्टिनेंट में आसपास में एग्जिस्ट करता है, कि कई भाषाएं उनको आती थी, उनको संस्कृत आती थी, अरबी आती थी, ठीक है, उनको पर्शियन आती थी, उनको टर्की आती थी, ऐसी बहुत सारी भाषाएं इन लोग को आती थी। वो आज के टाइम पे वो प्रेवलेंट, वो प्रचलन एजुकेशन का, शिक्षा का नहीं देखा जाता है। तो ये हिस्ट्री से हम सीख सकते हैं, यहाँ पे ये देखने वाली चीज़ है, ठीक है। देखिए एनसीईआरटी आपको नहीं बता रही है, ये ऑब्जर्वेशन मैं आपको बता रहा हूँ, और आप कमेंट सेक्शन में ज़रा मुझे बताइएगा कि ये ऑब्जर्वेशन आपको कितना सही लग रहा है, कितना गलत लग रहा है। अब उन्होंने जो अपने रिला के ऊपर जो एक्सर्प्ट दिया है वो हम बाद में करेंगे, लेकिन एक चीज़ पता चलती है कि वो 1354 में अपने घर पहुंच गया था और 30 साल तक, फॉर 30 लॉन्ग ईयर्स ही वॉज ट्रैवलिंग। इब्न बतूता ट्रैवल से एक्सपीरियंस गेन करे, राइट, and he set off for India in the year 1332-33. So there is no fixed time period. So you will remember 1332-33. He made pilgrimage trips to Mecca, and he had traveled extensively in Syria, Iraq, Persia, Yemen, Oman, and a few trading ports on the coast of East Africa. Traveling overland थ्रू सेंट्रल एशिया, यानी ऊपर खैबर पख्तूनख्वा के पास से ये अफ़गानिस्तान वाले रास्ते से होते हुए आए थे, वो सिंध पहुँचे 1333 में, ये फिक्स्ड है, तो ये याद करेंगे, राइट। उन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक के सामने के बारे में सुना था। अब देखिए मोहम्मद बिन तुगलक अपने आप में मिडाइवल हिस्ट्री में एक बहुत एबल एडमिनिस्ट्रेटर माने जाते हैं। उन्होंने काफ़ी सारे रिफॉर्म्स करे थे, दिल्ली के सुल्तान थे ये, है ना। एंड lured by his reputation as a generous patron of arts and letters, right, set off for Delhi, passing through Multan and Ush. The Sultan was impressed by his scholarship and appointed him the Qazi, or the judge of Delhi. He remained in that position for several years until he fell out of favor and was thrown into prison. Once the misunderstanding between him and the Sultan was cleared, he was restored to imperial service and was ordered in 1342 to proceed to China as a Sultan's envoy to the Mongol ruler. मंगोल के रिपीटेड इन्वेजन हो रहे थे, राइट, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, आपको पता है चंगेज़ खान। और इब्न बतूता जो है, इनके ऊपर बड़ा अच्छा गाना है, इब्न बतूता पहने तो जूता, पहन के जूता करता है चोर रोड उड़ावे, आ नच के आ, मतलब याद करने वाली बात है। इब्न बतूता डिप्लोमेट थे, जज भी थे, काजी थे, फिर एनवॉय हो गए। तो इब्न बतूता के जब आप डिस्क्रिप्शन करेंगे तो आप लिखेंगे इनके बारे में कि नो मैन unparalleled, this man is unparalleled in the history of the world because he was a globe trotter. Not just a globe trotter, he was a learned globe trotter who held key positions in judiciary as well as administration. He worked as a foreign envoy for Muhammad bin Tughlaq, right, arriving in Sindh, and he also traveled across Africa, most of the Middle Eastern countries, and so far and so forth. So this is what is the importance of Ibn Battuta. With the new assignment, Ibn Battuta proceeded to the Malabar coast through central India. From Malabar, he went to the Maldives, where he stayed for 18 months, again as the Qazi, but eventually decided to proceed to Sri Lanka. He went back once more to Malabar coast and Maldives, and before resuming his mission to China, visited Bengal and Assam as well. He took a ship to Sumatra, and from there another ship to the Chinese port town of Zaitun, जिनको Kongzu कहते हैं. He traveled extensively in China, going as far as Beijing, but
did not stay for long, decided to return in 1347. His account is often compared with that of Marco Polo, who visited China and also India from his home base in Venice in the late 13th century. तो मार्को पोलो से इनको कॉन्टेम्प्रेरी बोला जाता है, पैरेलल बोला जाता है. मार्को पोलो जो हैं वो चाइना विजिट करे थे, राइट, इंडिया भी आए थे वेनिस से, इटली, इन लेट 13th सेंचुरी, और ये चाइना के टाउन जाउटुन में एंटर करता है. Ibn Battuta meticulously recorded his observations about new cultures, people, belief, values, right? 14th सेंचुरी में ट्रैवल कर रहे थे, जिस टाइम पे ट्रैवल करना बहुत डिफ़िकल्ट हुआ करता था. 40 डेज़ लगा उनको मुल्तान से दिल्ली आने में, 50 दिन लगा उनको सिंध से दिल्ली आने में. और दौलताबाद टू दिल्ली, अब देख सकते हैं आप, दौलताबाद का मेंशन है यहाँ पे, और दौलताबाद के ऊपर क्वेश्चंस आ चुके हैं. The distance from Daulatabad to Delhi was covered in 40 days, while that from Gwalior to Delhi took 10 days. अब आप क्या देखेंगे इसमें? अब जैसे आप देख रहे हैं मुल्तान, मुल्तान के बाद आपको दिखाई दे रहा है सिंध, दिल्ली, दौलताबाद, ग्वालियर. अब ये जो आपको सिटीज़ दिखाई दे रही हैं, ये किस सेंचुरी में है? दे आर इन द 14th सेंचुरी. और ये क्या है? ये हमारे हिस्ट्री में सेंटर्स हैं. या तो ये इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट्स में थे, या तो ये इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट्स में थे, या ये इन्फ्लुएंशियल किंगडम्स थे. कभी कभी तो ये दोनों ही थे. ठीक है, तो ये चीज़ आपको हमेशा पता होनी चाहिए. क्वेश्चन आपसे सीधे पूछेगा कि इब्न बतूता जो थे, इब्न बतूता केम इन द कोर्ट ऑफ, क्वेश्चन मार्क, तो आप क्या लिखेंगे? मोहम्मद बिन तुगलक. Muhammad bin Tughlaq. And the other thing that you will come to know about Muhammad bin Tughlaq is that he patronized art, and he was known for that kind of reputation. All right.